गुड मॉर्निंग एवरीवन। +2 क्लास फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है, उसमें अगला है जनसंख्या संगठन। संगठन का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी को पता है 121.02 करोड़ भारत की जनसंख्या है। अब जनसंख्या संगठन क्या है कि जनसंख्या की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषताएं को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। अब किसी भी देश की जनसंख्या और खासकर भारत की जनसंख्या के बारे में देखें तो भारत की जनसंख्या में चाहे इनकी भौतिक विशेषताएं, इनकी लोगों की बनावट है, अनेक प्रकार की प्रजातियां, मैंने आपको +1 में आपने पढ़ी होगी, भारत में अनेक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। दूसरा है कि आर्थिक का मतलब होता है हमारी आमदनी से या संबंधित होता है। एक है भौतिक विशेषताएं अलग अलग होती है इनमें। दूसरा है आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेष का संबंध है वो आय से होता है कि सभी लोग हैं वो एक ही प्रकार का कार्य करके आय नहीं कमाते हैं। आमदनी के अलग अलग उनके पास स्रोत होता है। उसके बाद में है तीसरा है सामाजिक। लोग अलग अलग प्रकार के समाज में रहते हैं, अलग अलग समाज की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग वहाँ पर रीति रिवाज होते हैं। और उसके बाद में है सांस्कृतिक। चौथी संगठन की विशेषता वो क्या है? सांस्कृतिक। और ऐसा माना जाता है कि भारत एक संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। उनके साथ अपने अपने से धार्मिक रीति रिवाज कह सकते हैं या पहनावा कह सकते हैं, खान पान कह सकते हैं, सभी प्रकार की संस्कृति है उनकी अलग अलग है। तो इन चारों के आधार पर या इन चारों विशेषताओं को ही सम्मिलित रूप से जनसंख्या संगठन कहा जाता है। जनसंख्या की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। उसके बाद में किताब में आगे आपको मिलेगा जनसंख्या का संगठन है वो लिंग के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, पुरुष और स्त्री। उसके बाद में है आयु को भी कुछ एक वर्गों में, आयु वर्ग को कुछ एक वर्गों में बांट दिया गया है। 0 से 14 है, ये बाल वर्ग कहा जाता है। उसके बाद में 15 से 59 है, ये प्रौढ़ वर्ग कहा जाता है। और 60+ जो है ये वृद्ध वर्ग कहा जाता है। अब इनकी विशेषता देखो, 0 से 14 जो बाल वर्ग है ये खुद कमा कर नहीं खा सकता, इनकी कोई आमदनी नहीं होती। 60 से अधिक आयु के लोग, वृद्ध लोग आते हैं, उनकी भी कोई आमदनी नहीं होती। लेकिन ये जो बीच का है 15 से 59 ये सक्रिय कहलाता है, सक्रिय वर्ग कहलाता है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो कि आर्थिक कार्य करता है, आमदनी होती है या फिर आजीविका के साथ उपलब्ध करवाता है, दोनों के लिए खाना उपलब्ध करवाता है। तो उसके बाद में आयु के बाद श्रम शक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की अपनी अलग क्षमता होती है। भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता आपको पता है कि भारत की डेफिनेशन और यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अलग है। यूएनओ क्या कहता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यूएनओ कहता है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी बालक जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है वो साक्षर कहलाता है। जबकि भारत क्या कहता है कि 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी बालक जो किसी भी भाषा को पढ़ लिख सकता है वो साक्षर कहलाता है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो हिंदी लिख के, हमारे संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है, हमारे संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता मिली उसमें से किसी भी एक भाषा को ही अगर बालक पढ़ सकता है तो वो साक्षर है, इसमें साक्षरता है। उसके बाद में है मानव प्रजातियाँ। अब मनुष्य के अनेक प्रकार की प्रजातियाँ हैं। एक होती है काकेशियन प्रजाति, मंगोल प्रजाति, और एक होती है निग्रो या अफ्रीकन प्रजाति। शिक्षा, व्यावसायिक संरचना इत्यादि द्वारा जनसंख्या का संगठन है वो, उसके बारे में गणना की जाती है या आकलन किया जाता है। जनसंख्या संयोजन, इन सभी विशेषताओं को कहा जाता है जनांकीय विशेषताएं कहा जाता है। जनांकीय मतलब जनसंख्या से संबंधित विशेषताएं कहा जाता है। ये तो है जनसंख्या संगठन और उसकी परिभाषा। और आपको ये पढ़नी है जनसंख्या संगठन का जैसे हम फिर अगर आप शुरू करते हैं वहीं से इसकी परिभाषा शुरू हो जाती है। और जनांकीय विशेषताएं कहा जाता है, वहाँ तक इसकी परिभाषा आपको याद करनी है। अब इस जनसंख्या संगठन में ही इसी का ही भाग है ग्रामीण नगरीय संगठन। अब भारत एक विशाल देश है, भारत की जनसंख्या अधिक है। वैसे तो भारत को गांव का देश कहा जाता है क्योंकि आज भी भारत की अधिकतर जनसंख्या है वो गांव में रहती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनसंख्या को 2 भागों में बांटा है, ग्रामीण और नगरीय। सबसे पहले आपको बता दूं, एक प्रश्न आता है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है, आंसर में आप लिखोगे ग्रामीण
जनसंख्या, उसके बाद में आप एक लाइन लगाओगे, उसके बाद में लिखोगे नगरीय या शहरी। जो शहरों में लोग रहते हैं उनको नगरीय भी कहते हैं। जनसंख्या, इस प्रकार से आपको अंतर स्पष्ट करना है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर स्पष्ट कीजिए, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब आप इसमें पहला पॉइंट यहाँ बना दिया, एक पॉइंट यहाँ बना दिया, फिर दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरी इस प्रकार से आपको लिखना है। अब सबसे पहले तो क्या है, सिंपल सी बात है, ग्रामीण जनसंख्या गाँव में रहती है, नगरीय जनसंख्या नगरों में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या है वो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप करती है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप है वो प्रकृति से जुड़े होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि, मत्स्य पालन या मछली पालन, मछली पालन लिखो या मत्स्य पालन लिखो एक ही बात है। आखेट यानी कि जानवरों को मारकर खाना, संग्रहण फल फूल कंदमूल आदि इकट्ठा करना, खनन खनिजों को, जो खनिज भूमि से निकालते हैं, भूमि को खोदकर खनिजों को निकालना है वो खनन कहलाता है। लकड़ियाँ काटना, इस प्रकार के सारे कार्य हैं वो ग्रामीण लोग करते हैं, गांव में करते हैं। हाँ वो बात अलग है कि आज भी जो कुछ बड़े गांव वहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगने शुरू हो गए, लेकिन आज भी मानते हैं कि ग्रामीण लोग हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं। नगरीय जनसंख्या में लिखोगे कि नगरों में रहने वाले लोग हैं वो द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप करते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप है वो प्राथमिक क्रियाकलापों पर ही आधारित होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप में उद्योगों को शामिल करते हैं और उद्योग है वो मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलापों पर ही निर्भर करते हैं। अगर खाद्य पदार्थों संबंधित उद्योग है तो वो कृषि पर हो गया, मछली पालन पर उद्योग है तो वो जो तेल आदि का उद्योग है मछली पालन पर हो गया। उसके बाद में कुछ एक धातु उद्योग होते हैं वो खनन पर आधारित है, खनिजों को नहीं निकालेंगे धातु उद्योग भी नहीं हो पाएगा। तो नगरों में रहने वाली जनसंख्या में द्वितीय और तृतीय, द्वितीय क्रियाकलाप में तो उद्योग हो गए। तृतीय क्रियाकलाप में आता है व्यापार, वाणिज्य, परिवहन या संचार की सेवाएं। तो जो इनमें काम करते हैं, चाहे परिवहन में लोग काम करते हैं, चाहे व्यापारी है, और उसके अलावा जो चाहे दूर संचार के लिए काम करते हैं, वो सारी लगभग वो अधिकतर लोग हैं वो नगरों में रहते हैं। इसलिए कहते हैं नगरीय जनसंख्या द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप करती है। तीसरा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखा है कि गाँव के लोग हैं वो सामुदायिक भावना से ओतप्रोत होते हैं, कि गांव में जो सामाजिक भावना है, सामुदायिक भावना है वो अधिक होती है। गांव के लोग हैं वो समाज में मिलकर रहना पसंद करते हैं, जबकि शहरों के लोगों की सोच है वो थोड़ी सी संकीर्ण होती है, या वो समाज में मिलकर या इकट्ठा या रहना पसंद नहीं करते। उनकी सामुदायिक भावना की कमी होती है, क्योंकि शहरों के लोग हैं वो उनको सिर्फ अपने और अपने कार्यों से मतलब होता है। दो पैराग्राफ इसमें दिए गए हैं, पहले में ग्रामीण जनसंख्या, दूसरे में नगरीय जनसंख्या के बारे में बताया गया। और आपको दोनों में अंतर बताना है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर क्या है। अंतर का कोई भी प्रश्न पूछे इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। उसके बाद में ग्रामीण और नगरीय संगठन में ही दिया गया है कि पहले इसको दोनों में अंतर स्थापित किया, उसके बाद में है ग्रामीण जनसंख्या के बारे में आपको बताना है। तो भारत है वो मुख्य रूप से गांव का देश है। भारत की अधिकतर जनसंख्या आज भी गांव में रहती है। 2011 के आंकलन के अनुसार हम बात करते हैं गांव की, तो 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 121.02 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। अब 121.02 करोड़ में से लगभग 83.3 करोड़, 121.02 करोड़ में से 83.3 करोड़ जनसंख्या है वो गांव में रहती है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 68.8% जनसंख्या है आज भी गांव में रहती है। कुल भारत में गांव कितने हैं? 6,40,000 कुल गांव है वो 6,40,000, यानी कि बहुत से देश तो विश्व में से, अधिकतर देश विश्व में से जिनकी इतनी जनसंख्या नहीं है, 6,40,000, और भारत के कुल गांव है 6,40,000 जिसमें कि लोग रहते हैं। आपको ये ग्रामीण जनसंख्या में सारे आंकड़े मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले बताना है कि भारत मुख्यतः गांव का देश है। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, उसमें से 83.3 करोड़ लोग हैं आज भी गाँव में रहते हैं। प्रतिशत के अनुसार 68.8% लोग गाँव में रहते हैं। भारत में कुल गाँव है वो 6,40,000 है। उसके बाद में उसने कुछ एक बताया है कि 5 लाख कुछ गाँव बसे हुए हैं। आपको ऐसा कुछ आंकड़ा नहीं बताना है, आपको सिंपल सा बताना है कि भारत में गाँव की कुल संख्या है वो 6,40,000 और इसमें भारतीय लोग रहते हैं। अब इसमें एक अगला पॉइंट शुरू होता है ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से अधिक औसत वाले राज्य। अब ये आपको एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, थोड़ा सा आप इसमें देखो कि ग्रामीण जनसंख्या की
ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से अधिक औसत वाले राज्य, औसत से अधिक औसत वाले राज्य। अब इसमें इसको आप समझो, राष्ट्रीय औसत कितना था 68.8%। राष्ट्रीय औसत 68.8%, यानी कि राष्ट्रीय औसत हो गया 68.8% जनसंख्या है वो गांव में रहती है। कुछ एक राज्य ऐसे हैं जहां पर, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इससे अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर इस औसत से, इस एवरेज से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। इसमें इसने एक एग्जाम्पल दिया है हिमाचल प्रदेश। पहला एग्जाम्पल आप देखो, हिमाचल प्रदेश, HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। अब इसकी जनसंख्या लगभग 89.96 है, तो आपको 90 लिखना है। लगभग 90% जनसंख्या, लगभग 90% जनसंख्या गांव में रहती है। अब नेशनल एवरेज राष्ट्रीय औसत कितना था 68.8, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है गांव में 90%, तो इससे अधिक। ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर 68.8% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। अब इसमें आप सिंपल सा भी लिख सकते हो इसको कि वे राज्य जहां पर जनसंख्या राष्ट्रीय औसत से अधिक रहती है, तो आप सिंपल भी इसको लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से अधिक है औसत वाले राज्य, कि वे राज्य जहां पर राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या रहती है। तो उसमें आप हिमाचल प्रदेश है या कुछ एक और राज्य भी है जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या अधिक कहाँ रहती है? जहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप अधिक करते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में बताया था आपको कि कृषि, खनन, आगे संग्रहण, पशुपालन भूल गया था, उसमें पशुपालन भी है और मत्स्य पालन, ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो ऐसे राज्य जहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप पर अधिक जनसंख्या निर्भर करती है, वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भी अधिक है। तो इस पैराग्राफ में दिया गया है हिमाचल प्रदेश का आपको एक आंकड़ा देना है, उसके बाद में आपको आंकड़ा नहीं देना है। जितने भी कुछ एक राज्य आपको दिए मिलेंगे वो राज्य आपको सिर्फ पढ़ने हैं। जैसे इसमें बिहार है, असम है, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गाँव में रहती है, जितने भी आपको राज्य इसमें मिलते हैं। उसके बाद में ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत, ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से कम औसत वाले राज्य। अब इसके विपरीत हो गया, अब सारा पूरा विपरीत होगा। अब इसमें आपको ये लिखना होगा कि कुछ एक ऐसे राज्य हैं जहाँ की ग्रामीण जनसंख्या 68.8% से कम है, यानी कि वहाँ पर शहरों में अधिक रहती है जनसंख्या। जहाँ पर राष्ट्रीय औसत से कम औसत राज्य है वहाँ पर शहरों में अधिक रहती है। अब इसमें शहरों में कौन सा मिलेगा हमें? गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है। हरियाणा में भी अधिकतर जनसंख्या है वो आजकल शहरों में रहने लगी है, लोग गाँव से शहरों की ओर प्रवास करके जा रहे हैं। तो दिल्ली है, जैसे दिल्ली और चंडीगढ़। अब दिल्ली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो दिल्ली की अधिकतर जनसंख्या कहाँ रहती है? शहर में रहती है। लगभग 2.50% जनसंख्या, 2.5% जनसंख्या गाँव में रहती है। गाँव है नहीं, वहाँ के ना के बराबर गाँव है, लगभग पूरा का पूरा शहर है। इसी प्रकार चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ आप गए हुए तो आप देखा होगा कि चंडीगढ़ में भी लगभग 2.72 दे रखा है, 2.72% जनसंख्या है वो गाँव में रहती है। चंडीगढ़ के आसपास थोड़े बहुत गाँव है तो वहाँ पर ये जनसंख्या रहती है। तो अब इसमें आपको लिखना है कि ग्रामीण जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत से कम, यानी कि ऐसे राज्य जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या इस आंकड़े से कम है, जैसे दिल्ली में कम है, चंडीगढ़ में कम है, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से कम जनसंख्या रहती है। आपको इसके बारे में बताना है।